साइमा खान, हमारे इस खास सांकेतिक समाचार में आपका स्वागत करती हूं। मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं मनीषा शर्मा, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार समझाएंगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रधानमंत्री ने गुजरात के नवसारी में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत की समृद्ध विरासत की गूंज दे रही है सुनाई। महसाणा में किया रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्वर्ण जयंती समारोह में हुए शामिल। कहा कि गुजरात के गांव ने मिलकर 50 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था वो आज विशाल वट वृक्ष बन गया है। भारत के डेयरी क्षेत्र की रीढ़ है देश की महिलाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार किसानों के लिए लगातार कर रही है काम। किसानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। नई दिल्ली में जारी नवे रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत पर दिया जोर। विश्व व्यापार नियमों में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया। पश्चिम बंगाल में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ममता बनर्जी सरकार को घेरा। कहा कि बंगाल में छीनी जा रही है अभिव्यक्ति की आजादी। उधर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने किया संदेश खाली का दौरा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर। कोंडा गांव में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हुए शामिल। आगामी चुनाव को लेकर की चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। एक दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री ने नवसारी में लगभग 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के कई पैकेजों सहित कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा अन्य परियोजनाओं में भरूच, नवसारी, वलसाड़ में कई सड़क परियोजनाएं, तापी में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना, भरूच में भूमिगत जल निकासी परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री ने नवसारी में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क के निर्माण कार्य की शुरुआत भी की। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भरूच दहेज एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण सहित महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। और इसके अलावा ऐसी ही अन्य परियोजनाओं में एसएसजी अस्पताल, वडोदरा में कई परियोजनाएं, वडोदरा में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, सूरत, वडोदरा और पंचमहल में रेलवे गेज परिवर्तन की परियोजनाएं, भरूच, नवसारी और सूरत में कई सड़क परियोजनाएं, वलसाड़ में कई जल आपूर्ति योजनाएं, नर्मदा जिले में स्कूल और छात्रावास भवन सहित अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। सूरत के कपड़े की अपनी एक अच्छी पहचान बन गई है। यहां जब ये पीएम मित्र पार्क तैयार हो जाएगा तो इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। इस पार्क के निर्माण में ही 3,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यहां पर कताई, बुनाई, जिनिंग, गारमेंट, टेक्निकल टेक्सटाइल और टेक्सटाइल मशीनरी, ऐसे हर काम के लिए वैल्यू चेन का इकोसिस्टम बनेगा। यानी ऐसे हजारों कारीगर, श्रमिक यहां पर काम कर पाएंगे।
और इससे पहले प्रधानमंत्री ने मेहसाणा के तारप में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री भारत नेट चरण 2 गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड, जो 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराएगा, सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इनमें मेहसाणा और बनासकांठा जिले में रेल लाइन दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, नई ब्रॉड गेज लाइन के लिए कई परियोजनाएं, खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद और मेहसाणा में कई सड़क परियोजनाएं, गांधीनगर में गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का मुख्य शैक्षणिक भवन और बनासकांठा में कई जल आपूर्ति परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आनंद जिले में नए जिला स्तरीय अस्पताल और आयुर्वेदिक अस्पताल सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने देश में विकास और विरासत में टकराव पैदा करने के लिए कांग्रेस को दोषी बताया। दुर्भाग्य से आजाद भारत में लंबे समय तक विकास और विरासत, उसके बीच टकराव पैदा किया गया, दुश्मनी बना दी। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है, जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ जैसे पावन स्थल को भी विवाद का कारण बनाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पावागढ़ में धर्म ध्वजा फहराने की इच्छा तक नहीं दिखाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मोढेरा के सूर्य मंदिर को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा। और मेहसाणा में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों ने उनका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। ये भव्य समारोह मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित हुआ। पीएम मोदी ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में 1.25 लाख से अधिक किसान जुटे। इन सभी ने प्रधानमंत्री का दिल खोलकर स्वागत किया। पीएम ने इन सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। समारोह के मंच पर प्रधानमंत्री का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। इस अवसर पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। प्रधानमंत्री ने कलाकारों की इस प्रस्तुति को सराहा और उनका उत्साहवर्धन किया। समारोह के दौरान पीएम ने अमूल डेयरी आनंद में यूएचटी मिल्क प्लांट और चीज और चॉकलेट प्लांट विस्तार, साबर डेयरी हिम्मतनगर में चीज प्लांट, सरहद डेयरी कच्छ में आइसक्रीम प्लांट, भरूच यूनियन द्वारा मुंबई में डेयरी प्लांट और राजकोट डेयरी के प्लांट विस्तार का भी शुभारंभ किया। गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत के डेयरी सेक्टर में हुए विकास की सराहना की। पीएम ने सहकार के माध्यम से इस क्षेत्र में मिली सफलता को शानदार बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश ने डेयरी सेक्टर में जबरदस्त प्रगति की है। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो भारत में दूध उत्पादन में करीब 60% वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी करीब 40% बढ़ी है। दुनिया में डेयरी सेक्टर सिर्फ 2% की दर से आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत में डेयरी सेक्टर 6% की दर से आगे बढ़ रहा है।
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसानों के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है और समर्पित है। किसानों के लिए भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है और समर्पित है। अभी आपने देखा होगा कल ही किसानों के मामले में जो दर निर्धारित की गई उसमें 340 रुपया का दर निर्धारित किया गया है और बढ़ोतरी हुई है। तो इसी तरीके से सभी क्षेत्रों में समय समय पर उसका रिव्यू होता है और उसको किया जाता है और किसानों के प्रति हम समर्पित होकर के कार्य आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कर रहे हैं। नई दिल्ली में जारी रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज चुनौतियों और संघर्ष के दौर में कई देश वैश्विक व्यापार नियमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। We have today we speak about globalization, for example, and the fact is that the world trading rules have been gamed, and we have a lot of our challenges today also emanate from how countries have used that for their benefit at the expense of the international system. भारत फिनलैंड राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वॉटलोनेने ने एक लोगो का अनावरण किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि फिनलैंड की विदेश मंत्री के साथ भारत फिनलैंड राजनयिक संबंधों के 75 साल का जश्न मनाने वाले लोगों का अनावरण करते हुए खुशी हो रही है। गौरतलब है कि भारत और फिनलैंड के बीच पारंपरिक रूप से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्लोवाक गणराज्य के विदेश मंत्री गुराज ब्लानार से मुलाकात की। गुराज ब्लानार रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे हैं। रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का आज दूसरा दिन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि भारत की अपनी पहली यात्रा पर स्लोवाक गणराज्य के विदेश मंत्री जुरार ब्लानार से मिलकर अच्छा लगा। हमने हमारे द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में आज दोपहर फिर से तनाव उत्पन्न हो गया, जब गुस्साए ग्रामीणों ने फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के छोटे भाई शेख सिराजुद्दीन की संपत्ति को पुलिस की मौजूदगी में ही जला दिया। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, पुलिस समझ चुकी है कि पेंडोरा बॉक्स तो पूरा खुल चुका है, सारी चीजें बाहर आ चुकी है। अब रोकने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि बंगाल की जनता जाग चुकी है, संदेशखाली की जनता भी जाग चुकी है। मूलतः मैं विकास सिंह के परिवार के साथ ही मिलूंगा, बाकी कुछ लोग आएंगे मिलने तो मिलूंगा सबसे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज भारत के समाचार पत्रों, न्यू मीडिया विंग और डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी मीडिया का अधिकार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उसको कुचलने की कोशिश न करें। मेरा सूचना प्रसारण मंत्री के नाते आज मीडिया के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को इतना ही अनुरोध है, फ्रीडम ऑफ प्रेस ये मीडिया बंधुओं का अधिकार है, इसको कुचलने का प्रयास ना किया जाए। इस तरह की घटनाएं भारत की रैंकिंग को और खराब करती हैं। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, वो आपको बनाए रखना है। हम तो एक तरह से मदद कर रहे हैं मीडिया कर्मियों की कि आप और ज्यादा न्यूज़पेपर, चैनल और ज्यादा ऐसी सुविधाएं अपने पोर्टल्स भी लॉन्च करें। अगर दूसरी और राज्य में उनको संरक्षण नहीं मिलेगा तो हमें इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कोई फायदा नहीं अगर पत्रकारों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में पत्रकारों पर हुए हमले बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि ममता दीदी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी राज्य में किसी पत्रकार के साथ अत्याचार हुआ, और वहां पर पहले भी कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिले पश्चिम बंगाल में, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इतना ही कहूंगा, ऐसे घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ममता दीदी से मेरा अनुरोध इतना ही रहेगा कि कृपया करके ये संदेश ना जाए कि पुलिस वाले जाति कर रहे हैं मीडिया वालों पर और उनको अपनी ईमानदारी से रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहे। ऐसा ना लगे कि कानून व्यवस्था वहां पर पूरी तरह चरमरा गई है, जो टीवी पर रोज देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि किसान कल्याण की दिशा में सरकार लगातार प्रतिबद्ध के साथ काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार हर तरह की वार्ता के लिए तैयार है। उन्होंने किसानों से शांति बरतने की अपील की। गन्ने की कीमतें 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल खरीद की है, और ये लगभग 8% ज्यादा बढ़ी पिछले साल से। 107% इसकी रिटर्न है। और यही नहीं, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों की आय को दोगुना करें। उस दिशा में हमने हर कदम उठाया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू भी किया, और खरीद भी कांग्रेस के 10 साल के कालखंड में कुल मिला के 5.5 लाख करोड़ की खरीद हुई थी। केवल 5.5 लाख करोड़ की। मोदी सरकार में 18,39,000 करोड़ की खरीद हुई। और यही नहीं, हमने किसान सम्मान निधि भी दी, यानी कि किसानों को 2,81,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने एक मदद के रूप में सम्मान निधि उनको दी है। और अगर आप पूरे भारत का आज तक का कब कर्जा माफी उसके आंकड़े निकालेंगे तो उसके सामने बहुत छोटी है। मोदी सरकार ने उस तरह से मदद की। फिर फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में मोदी सरकार में मिला। यूपीए के समय कुछ नहीं मिला। हमने 15,511 करोड़ रुपया सिंचाई योजनाओं पर खर्च किया। इसके अलावा कांग्रेस के समय 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया बैंकों से किसानों को मिला। हमने पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज्यादा दिए, जो 3 गुना ज्यादा है। इंटरेस्ट सबवेंशन अलग से मिलता है। हर कदम मोदी सरकार ने किसान के हित में लिया, उसकी आमदन बढ़ाने के लिए लिया, उसको समृद्ध संपन्न बनाने के लिए लिया है, और आगे भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के गोंडा गांव का दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने गोंडा गांव में भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने संगठन के पद अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार जनजातीय संस्कृति के सम्मान और पिछड़े व आदिवासियों के कल्याण के लिए संकल्पित रही है। उन्होंने बस्तर, कांकेर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्रों के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के नेतृत्व में हर सीट पर कमल खिलाने का संकल्प लिया है। आयकर विभाग पर कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। भाजपा नेता ने कहा कि गांधी परिवार स्वयं को संविधान के ऊपर समझता है और इसी कारण आयकर विभाग की कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया को वसूली करार देने में कांग्रेस को जरा भी परहेज नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसका जो प्रथम परिवार है, जो शाही घराना है, वो तो संविधान और कानून के इस प्रकार के ऊपर है कि उनके ऊपर कोई कानून या संविधान लागू नहीं हो सकता। कांग्रेस की मानसिकता देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमसे 200 करोड़ की वसूली की जा रही है। कानूनी प्रक्रिया को वसूली कह रहे हैं 200 करोड़ की। कहते हैं अधिकृत मंच से कि यह फाइनेंशियल टेररिज्म किया जा रहा है हमारे खिलाफ। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद आयकर चुकाने में कोताही बरतने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के ऊपर 135 करोड़ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक डिमांड किया गया।
उनके ऊपर 103 करोड़ का एक असेसमेंट आया था 2018-19 में, और उसको 2018-19 से वो पे नहीं हुआ है, तो उस पर एक टैक्स कंपोनेंट जुड़कर 32 करोड़ का टैक्स कंपोनेंट जुड़कर वो 135 करोड़ का कुल मिलाकर उनके ऊपर आउटस्टैंडिंग डिमांड था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। मतलब कि 21 करोड़ रुपए तो 20% जो है वो तो आपको भरना ही था। कांग्रेस पार्टी 21 करोड़ की जो राशि डिपॉजिट करने के बदले वो मात्र 78 लाख रुपीस डिपॉजिट करती है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय मुंबई दौरे के दूसरे दिन उन्होंने मुंबई के साइन स्थित केंद्र सरकार द्वारा लागू योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में सरकार केवल गरीबी हटाओ का नारा ही देती थी, लेकिन 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों को सशक्त बनाने का काम हुआ है। देश के अंदर आजादी के पश्चात लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया और उन्होंने लंबे समय तक गरीबों के बारे में चर्चा की, लेकिन यथार्थ में जो होना था वो नहीं हुआ। और स्पेस सेक्टर को लेकर कैबिनेट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता था। उन्होंने कहा कि एफडीआई को लेकर फैसले से हमारी स्पेस इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी। निश्चय ही एक ऐतिहासिक निर्णय, और मुझे तो कोई संकोच नहीं कहने में कि इस प्रकार का निर्णय केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही लीडरशिप में किया जा सकता था। नए स्पेस रिफॉर्म्स लाए, जिसके परिणाम स्वरूप स्पेस प्राइवेट सेक्टर को उसमें भागीदारी करने का अवसर मिला। नतीजा यह कि पिछले ही वर्ष 2023 में मात्र 8-9 महीने, पहली अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक प्राइवेट वहाँ पर निवेश हुआ। हमारे स्पेस स्टार्टअप्स मात्र सिंगल डिजिट हुआ करते थे, अब लगभग 200 तक पहुंच गए। और ये जो फैसला हुआ है एफडीआई को लेकर के, निश्चय ही हमारी स्पेस इकोनॉमी में बढ़ोतरी भी होगी और स्पेस इकोनॉमी एक अहम भूमिका निभाएगी। कर्नाटक सरकार ने 1 करोड़ रुपए से अधिक कमाई करने वाले मंदिरों से 10% टैक्स वसूली करने का फैसला किया है। वहीं जिन मंदिरों की इनकम 10 लाख से 1 करोड़ के बीच है, उसे 5% टैक्स देना होगा। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव जितेंद्रानंद महाराज ने कहा है कि कांग्रेस सरकार एंटी हिंदू है और उसके पतन की शुरुआत हो चुकी है। और मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 77% अनुमोदन रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76% की अनुमोदन रेटिंग के साथ फिर से सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। सर्वेक्षण के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग सूची में दूसरे स्थान पर काबिज मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर से 13% अधिक है। पीएम नरेंद्र मोदी पिछले कुछ सालों से लगातार इस लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। और आज के इस खास सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को अब अनुमति दें। नमस्कार।